Now doubts from chapter 10th. Explain the consequence if the oxygen availability to activated sludge flocks is reduced. अब activated sludge जो है उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट है, एरोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट है एंड फंगल एलिमेंट्स प्रेजेंट है. उसी को कह रहे हैं एक्टिवेटेड स्लज. जो बॉटम में इकट्ठा हो गया, अक्यूमुलेट हो गया. अब क्या होगा अगर इसकी ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को कम कर दें फ्लॉक्स की. तो फ्लॉक्स के अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो एरोबिक बैक्टीरिया हैं. एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए. अब अगर ऑक्सीजन उतनी अवेलेबल नहीं होगी तो जो फ्लॉक्स हैं यानी ग्रुप्स हैं बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया है प्लस फंगल एलिमेंट्स हैं. अब इसमें अपन कह देते हैं कभी कभी कि बैक्टीरिया फ्लॉक्स ही क्यों, क्योंकि इसमें मेन जो एलिमेंट है वो क्या है, बैक्टीरिया ही. फंगल एलिमेंट उतना क्लियर नहीं होता. मेन चीज़ क्या होती है, बैक्टीरिया ही मेन होता है. और अपन यूज़ भी किसका ले रहे हैं, बैक्टीरिया का ही ले रहे हैं. सारी जो रिएक्शंस हैं वो भी कौन कर रहा है, बैक्टीरिया ही कर रहा है. इसलिए क्या कह देते हैं, बैक्टीरियल फ्लॉक्स कह देते हैं, क्योंकि मेन कंपोनेंट क्या है, बैक्टीरिया ही है. अब ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी क्या हो जाए, इसकी कम हो जाए तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, कम है. उसमें क्या है, बहुत से बैक्टीरिया हैं एंड फंगल एलिमेंट प्रेजेंट है. तो इतनी कम जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ जो इसकी सराउंडिंग जो बैक्टीरिया हैं, जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट हैं बैक्टीरिया या फंजाई, उन्हीं को ऑक्सीजन अवेलेबल होगी. इसके सेंटर में जो बैक्टीरिया या फंजाई प्रेजेंट है उसको ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो पाएगी, इतनी अच्छे से डिफ्यूज नहीं हो पाएगी क्योंकि कंसनट्रेशन कम हो गई ऑक्सीजन की. कंसनट्रेशन डिफरेंस कम हो जाएगा, इससे फिर जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होकर इसके सेंटर तक नहीं पहुंच पाएगी. बाहरी पेरिफेरी वाले जो बैक्टीरिया एंड फंजाई हैं उनको ही कम मिलेगी, तो बीच तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी. इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो फ्लॉक्स हैं इनका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएंगे एक दूसरे से, और जो बैक्टीरिया एंड फंगल एलिमेंट्स है वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, और ये फ्लॉक्स ख़त्म हो जाएंगे. तो जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर होते हैं वहाँ पे यही चीज़ होती है. वहाँ पे कंडीशंस जो होती हैं वो एनारोबिक कंडीशंस होती हैं, जिसकी वजह से जो फ्लॉक्स है इनका ब्रेक डाउन हो जाता है. प्लस वहाँ पे एनारोबिक माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं जो बाद में इनका डिग्रेडेशन या डाइजेशन कर देते हैं. फ्लॉक्स टूट जाएंगे तो ईजिली अटैक कर पाएंगे एनारोबिक बैक्टीरिया, और ये जो बैक्टीरिया हैं एरोबिक बैक्टीरिया, इनको वो डाइजेस्ट कर जाएंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे. तो 11th का आंसर हो जाएगा, द सेंटर ऑफ फ्लॉक्स विल बिकम एनॉक्सिक. तो सेंटर कैसा हो जाएगा, एनॉक्सिक हो जाएगा, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी. विच वुड कॉज डेथ ऑफ बैक्टीरिया. अब इससे क्या हो जाएगी, सेंटर वाले बैक्टीरिया को अगर बहुत टाइम तक नहीं मिलेगी तो उसकी डेथ हो जाएगी, और जो फ्लॉक्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, उनका ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो सेंटर वालों की तो डेथ ही हो जाएगी, और जो सराउंडिंग है वो अलग अलग हो जाएंगे. नाउ 10th चैप्टर का टॉपिक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD. BOD refers to the amount of oxygen consumed if all the organic matter in 1 liter of water is oxidized by bacteria. अब कितना वाटर अवेलेबल है, 1 लीटर ऑफ वाटर अवेलेबल है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है. अब जो बैक्टीरिया हैं वो इस ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में, डिग्रेड करेंगे तो क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे. डिग्रेडेशन कैसे होगा, ऑक्सीजन ऐड होगी इसमें तभी वो डिग्रेड होगा. तो बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर को जो 1 लीटर ऑफ वाटर में प्रेजेंट है उसको डिग्रेड करने के लिए या ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं, वो उसकी क्या होगी, BOD या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर ऑफ वाटर में प्रेजेंट होगा उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए पड़ेगी बैक्टीरियाज को उसको डिग्रेड करने के लिए या ऑक्सीडाइज करने के लिए, और उतनी ही ज़्यादा उस वाटर की BOD होगी. अब जितनी ज़्यादा BOD होगी वाटर की, वो वाटर उतना ही बुरा कंसिडर किया जाएगा. क्यों,
क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिक मैटर को अगर बैक्टीरिया जो हैं वो डिग्रेड करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे और वाटर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको यूज़ में ले लेंगे, तो उस वाटर में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम हो जाएगी और कोई भी लिविंग फॉर्म्स हैं जो उस वाटर बॉडी में प्रेजेंट हैं। अभी तो अपन 1 लीटर की ही कर रहे हैं बात, तो 1 लीटर तो अपन सैंपल लेते हैं किसी भी वाटर बॉडी का, जैसे रिवर है, रिवर के 1 लीटर का सैंपल ले लिया और उसकी बीओडी निकाली, जिससे पता चल गया उस रिवर का जो वाटर है उसकी बीओडी ज़्यादा है। तो अपन कंसिडर करेंगे कि वो जो रिवर है वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो लाइफ फॉर्म्स हैं, फिशेज़ हैं या एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव या ग्रो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी वाटर बॉडी की बीओडी को पता लगाने के लिए कि इस वाटर बॉडी में, रिवर में या पॉन्ड में का बीओडी क्या है, यानी वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या होगी और ऑर्गेनिक मैटर कितना होगा। सैंपल लेते हैं 1 लीटर ऑफ वाटर का, जिसकी बीओडी निकाल देते हैं। BOD measures the amount of organic matter in water by measuring the rate of oxygen uptake by microbes. अब BOD किसका मेजर है? ऑर्गेनिक मैटर के अमाउंट का ही मेजर है, यानी अपन यही कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक मैटर जितना ज़्यादा होगा उतना ही BOD होगा, यानी वो किसका मेजर है? ऑर्गेनिक मैटर के अमाउंट का ही मेजर है। अब इसको मेजर करते कैसे हैं कि कितना ऑर्गेनिक मैटर है? ऑक्सीजन अपटेक की रेट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा और उतनी ही उसकी BOD ज़्यादा होगी। यानी ऑक्सीजन अपटेक यानी बैक्टीरिया कितनी ऑक्सीजन को ले रहे हैं, उसकी रेट किस रेट पर ले रहे हैं। ज़्यादा रेट पर अगर ऑक्सीजन लेंगे यानी ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है जिसको उनको डिग्रेड या ऑक्सीडाइज करना है, तो उतना ही ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर पता चल जाएगा अपन को कि वाटर में उतना ही इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, तो अपन कह देंगे उसकी BOD भी क्या है? उतनी ही ज़्यादा है। हायर BOD इंडिकेट्स हायर पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। अब ज़्यादा BOD यानी क्या है? उसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो। ऑर्गेनिक मैटर को किससे रिलेट कर सकते हैं अपन? पॉल्यूटेंट से रिलेट कर सकते हैं, यानी उसमें पॉल्यूशन भी ज़्यादा है। उस पर्टिकुलर सैंपल में पॉल्यूशन ज़्यादा है 1 लीटर की, एंड वो सैंपल जहाँ से लिया गया है उस लोकेशन पे या उस वाटर बॉडी में भी पॉल्यूशन ज़्यादा है। Now chapter 15. Identify A and B in the figure given below representing proportionate number of major vertebrate taxa. ये क्या है? अपन को एक फिगर दिया हुआ है जिसमें अपन को आइडेंटिफाई करना है A एंड B को। तो ये क्या है कि सीक्वेंस में ही है सारा। फिशेस जो ग्रुप्स आते हैं, तो सबसे लोअर जो ग्रुप है कौन सा है? सब ने फिश के बाद क्या आएगा? सेकंड एम्फीबियंस आते हैं, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स आते हैं, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स आते हैं, बर्ड्स के बाद फिर मैमल्स आते हैं। तो सीक्वेंस में ही चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। बी क्या हो जाएंगे? एम्फीबियंस, एंड ए क्या हो जाएगा? रेप्टाइल मैमल्स। तो इसको ऐसे ही ध्यान में रखना है। बस ये क्या शो कर रहा है? जो फिगर है ये शो कर रहा है कि 5 जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स में हाफ पार्ट तो किसका, हाफ प्रोपोर्शन तो किसकी है? फिशेस की है, और हाफ का फिर 1/4 है अदर जो भी ग्रुप्स हैं उनका। ठीक है, बाकी 4 अदर जो ग्रुप्स हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल हैं, और फिशेस जो हैं वो हाफ प्रोपोर्शन बना रही हैं 5 ग्रुप को मिला के। बस इतना शो कर रहा है ये ग्रुप, तो ध्यान में ये फिगर तो ध्यान में रख लेना। बस क्या है? फिशेस है, तो मेजर पार्ट किसका आएगा? फिशेस का। बाकी सबका इक्वल आएगा, और अपन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो ऐसे रिवर्स नहीं जा सकते। किस डायरेक्शन में जाएंगे? इसी डायरेक्शन में जाएंगे। फिशेस, फिर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इसमें भी सेम है, ए और बी को लेबल करना है। तो यहाँ पे दिया नहीं है फिशेस से, पर अपन को पता है कि फिशेस के ही जो नंबर है वो ज़्यादा होता है 5 ग्रुप्स में। तो ये फिशेस हो गई। तो फिशेस के बाद सेकंड ग्रुप एम्फीबियंस, एम्फीबियंस के बाद बी हो जाएगा रेप्टाइल, ए हो जाएगा बर्ड्स, एंड ये मैमल्स दे रखा है। तो ए है यहाँ पे मैमल, बी है यहाँ पे एम्फीबियन, यहाँ पे ए है बर्ड्स एंड बी है रेप्टाइल्स। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी ऑफ मेजर टेक्स ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। अभी जो प्रीवियस फिगर था उसमें क्या शो किया हुआ था? वर्टिब्रेट्स की प्रोपोर्शनेट नंबर शो किया हुआ था। अब किसका करना है? यहाँ पर इनवर्टिब्रेट्स का करना है। तो ये वाला जो डायग्राम है ये शो कर रहा है किसको? इनवर्टिब्रेट्स को, जिसमें पता है इनवर्टिब्रेट का जो भी ग्रुप है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है? नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स या इंडिविजुअल्स किस ग्रुप के ज़्यादा होते हैं? इंसेक्ट्स के। तो इतना मेजर
जो पार्ट है वो तो किसने बना लिया, इंसेक्ट्स ने। इंसेक्ट्स के बाद मॉलस्क सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है, उसके बाद क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस भी किस में आते हैं, ऑर्थ्रोपोड्स में ही आते हैं। तो ऑर्थ्रोपोड्स में ही इंसेक्ट्स भी आते हैं, क्रस्टेशियंस भी आते हैं, और अदर जो एनिमल्स बच गए वो सारा इतना। तो इनको देख लेना एक बार, वैसे तो क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं, फिर भी एक बार तीनों डायग्राम्स को देख लेना किसका है। फर्स्ट वाला इन्वर्टिब्रेट्स का है, तो बस इतना ध्यान रखना है किस नंबर पे कौन सा है एंड कितना प्रोपोर्शन है उसका। तो इंसेक्ट सबसे ज़्यादा है, फिर मॉलस्क हैं, फिर क्रस्टेशियंस हैं, फिर अदर जो भी बच गए सारे इन्वर्टिब्रेट्स वो आ जाएंगे। ये इन्वर्टिब्रेट्स के लिए, इन्वर्टिब्रेट्स के लिए फिशेस हैं, देन एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स कंपेरेटिवली ज़्यादा हैं थोड़ी, देन मैमल्स। ऐसे प्लांट्स के लिए है, प्लांट्स के लिए lichen, then algae, fungi, mosses, ferns and allies and angiosperms। तो फंजाई और एंजियोस्पर्म्स ज़्यादा है, बाकी सारे कम है। तो इस डायग्राम को एक बार देख लेना। Now give 3 reasons as to why prokaryotes are not given any figures for their diversity। अब जैसे इन सबको अपन ने डिस्क्राइब कर दिया डायग्रामेटिकली, वर्टिब्रेट्स को कर दिया, इनवर्टिब्रेट्स को कर दिया, प्लांट्स को कर दिया। कैसे कर पाए, क्योंकि अपन को इनके फिगर्स पता थे कि कौन सा कितने नंबर में प्रेजेंट है, यानी फिशेस कितनी प्रेजेंट हैं या मैमल्स कितने प्रेजेंट हैं, इसका नंबर अपन को पता था, फिगर पता था कि कितने प्रेजेंट है। तभी अपन ने फिर उसको प्रोपोर्शन दी और उसका डायग्राम फॉर्म किया। तो ऐसे प्रोकैरियोट्स को अपन फिगर क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि उनका भी नंबर कितने प्रेजेंट है वो अर्थ पर वो कंफर्म नहीं है। अभी उनको सही से अपन सारे जो प्रोकैरियोट्स हैं उनको डिस्कवर नहीं कर पाए, उनके बारे में इंफॉर्मेशन अभी गेन नहीं कर पाए। तो 3 रीजंस लिखने हैं कि उसका फिगर्स, यानी कौन सा प्रोकैरियोट कितने नंबर में प्रेजेंट है, उसके कितने, उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ के कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर ग्रुप के कितने इंडिविजुअल्स प्रेजेंट है, उनका नंबर क्या है, उसको अभी तक अपन क्यों पता नहीं लगा पाए हैं, क्यों साइंटिस्ट ने नहीं दिया है वो नंबर, दिया क्यों नहीं, क्योंकि पता नहीं लगा पाए। पता क्यों नहीं लगा पाए, इसके रीजंस हैं फिर 3 रीजंस जो देने हैं। तो प्रोकैरियोट्स आर नॉट गिवन एनी फिगर्स फॉर देयर डाइवर्सिटी बिकॉज biologists are still not sure about the diversity of prokaryotic species like protist, archaea, bacteria etc. क्योंकि अभी तक उनकी डाइवर्सिटी के बारे में ही श्योर नहीं है साइंटिस्ट की कौन किसका कितना अमाउंट नंबर प्रेजेंट है। अब इसके रीजंस हैं क्यों। फर्स्ट, द कन्वेंशनल टैक्सोनोमिक मेथड्स आर नॉट सफिशिएंट फॉर आइडेंटिफाइंग दीज माइक्रोबियल स्पीशीज़। जो कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ कर रहे हैं टैक्सोनॉमी में किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये ऑर्गेनिज्म किस ग्रुप में आएगा, क्या आइडेंटिफिकेशन है उसकी, तो वो जो पुराने मेथड्स हैं वो माइक्रोबियल स्पीशीज़ पर अपन उसके अकॉर्डिंग माइक्रोबियल स्पीशीज़ को अपन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बहुत से डिफरेंस होते हैं माइक्रोबियल स्पीशीज़ में, तो साइज़ बहुत स्मॉल होता है और फीचर्स डिफरेंट होते हैं लार्ज जो हायर ग्रुप्स हैं उनसे, इसलिए उनके स्टडीज़ बेसिस पर नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द स्पीशीज़ कैन नॉट बी कल्चर्ड अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस। अब एक इनको ग्रो भी नहीं करवा सकते, इनको कल्चर नहीं कर सकते अपन लेबोरेटरीज़ में, तो उनकी फिर अगर कल्चर ही नहीं कर पाएंगे तो उन स्पीशीज़ की स्टडी भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे कि इसमें क्या फीचर्स हैं क्या नहीं है, उनका ही पता नहीं चलेगा, तो फिर उसको आइडेंटिफाई या ग्रुप में भी नहीं रख पाएंगे। इफ़ मॉलिक्यूलर एंड बायोकेमिकल criteria are adopted for delineating microbial species, this would put their diversity into millions। और अगर अपन कैसे करना चाहें कि उनको अपन ग्रुप्स में डिवाइड करें मॉलिक्यूलर और बायोकेमिकल बेसिस पर, यानी उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे, उनका डीएनए या उसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं वो कैसे हैं, उसके बेसिस पे अगर अपन चाहें कि अपन अलग अलग ग्रुप्स बना दें बैक्टीरिया के, तो ऐसे तो फिर मिलियंस ऑफ ग्रुप्स बन जाएंगे, क्योंकि बहुत जो बैक्टीरिया होते हैं वो सेम स्पीशीज़ के भी होते हैं, फिर भी उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, उनका डीएनए डिस्टिंक्ट होता है थोड़ा बहुत, उनका प्रोटीन्स डिस्टिंक्ट होते हैं, इसलिए अपन चाहें तो इस बेसिस पर उनकी ग्रुप्स नहीं बना सकते। तो ये रीजंस थे जिसकी वजह से अभी तक अपन फिगर नहीं दे, साइंटिस्ट जो हैं वो फिगर नहीं दे पाए हैं कि प्रोकैरियोट की इस स्पीशीज़ के इस ग्रुप के इतने इंडिविजुअल हैं, इस ग्रुप के इतने इंडिविजुअल हैं, ये अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं साइंटिस्ट, क्योंकि अभी यही नहीं पता लगा है
कि कोई पर्टिकुलर जो कोई भी इंडिविजुअल है वो किस ग्रुप में आ रहा है, अभी वही ग्रुपिंग ही अच्छे से नहीं हो पाई है, तो फिर फिगर्स नहीं दे सकते। Chapter 13. The plants of saline habitats, which not only have the ability to tolerate high concentration of salts in their rooting medium, but are also able to obtain their water supply from the same, are called halophytes. अब इसमें क्या दिया हुआ है, क्या कहा हुआ है कि हेलोफाइट्स कौन होते हैं? तो हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक तो उनकी रूट मीडियम कि चारों तरफ कैसी कंसनट्रेशन है, हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट है, उसको भी ये बियर कर पा रहे हैं, टॉलरेट कर रहे हैं, यानी इतनी ज़्यादा कंसनट्रेशन है सॉल्ट की इनकी रूट्स के चारों तरफ, फिर भी ये उस जगह पर सर्वाइव कर पा रहे हैं। एक तो ये एबिलिटी होनी चाहिए किसी प्लांट में कि वो हायर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट वाले मीडियम में भी अच्छे से ग्रो कर पाए, उसे टॉलरेट कर पाए। और टॉलरेट करने के साथ साथ उनमें क्या कैपेसिटी और है कि ये इस मीडियम से वाटर का इंटेक भी कर पा रहे हैं। अब नॉर्मल अगर प्लांट है वो ऐसे मीडियम में जाके वाटर का इंटेक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है वो उसको ऐसा करने के अलाउ नहीं करेगा। क्या होता है ऑस्मोसिस के प्रोसेस में? अब ये जो सराउंडिंग मीडियम, ये है इसका सराउंडिंग मीडियम जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, यानी सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, और ये है रूट उस प्लांट की। देखिए ये प्लांट की रूट है। अब कंपेरेटिवली इस रूट के अंदर जो रूट की जो सेल्स हैं उसका साइटोप्लाज्म जो है वो क्या होगा, कम कंसंट्रेशन वाला होगा, वहाँ पे सॉल्ट्स उतने ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होंगे। तो इस मीडियम की यानी सराउंडिंग मीडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और रूट की जो सेल्स हैं उसकी कंसंट्रेशन कम है। और अपन को पता है ऑस्मोसिस की प्रोसेस में जो वाटर है वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी वाटर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, प्लांट की सेल्स से बाहर निकलकर चला जाएगा वो सराउंडिंग में। इसकी कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूशन की सेल के, यानी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम होती है, यानी वाटर की कंसंट्रेशन वहाँ ज़्यादा है। यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन है ज़्यादा और यहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन है कंपेरेटिवली कम। तो ऑस्मोसिस की प्रोसेस को अपन दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक तो वाटर की बेसिस पे और एक सॉल्यूशन के टाइप के बेसिस पे। अपन कह सकते हैं ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। वाटर का मूवमेंट कैसे उसकी हायर कंसंट्रेशन वाली जगह से लोअर कंसंट्रेशन वाली जगह तक थ्रू अ परमिएबल मेम्ब्रेन, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं मूवमेंट of water from low concentrated solution to high concentrated solution, कि ये जो सॉल्यूशन है इसकी कंसंट्रेशन पूरे सॉल्यूशन की कम है, इस पूरे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अगर ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा सिंपल वे में तो क्या होगा, वाटर सेल से ही निकल के कहाँ चला जाएगा, सराउंडिंग मीडियम में। पर सेल्स क्या करती हैं, रूट की वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं, वाटर चाहिए उन्हें। तो अगर सिंपल अगर प्लांट को ग्रो करवा दें तो उसमें कैपेसिटी नहीं होगी, उसकी तो सेल्स से चला जाएगा पानी बाहर सराउंडिंग में, उसकी डेथ हो जाएगी। पर जो हेलोफाइट्स होते हैं उनमें स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो इस केस में भी जहाँ चाहिए नॉर्मल कंडीशन में तो क्या होता कि जो वाटर है वो सेल से निकल के बाहर सराउंडिंग मीडियम में चला जाता, ऐसी कंडीशन में भी वो क्या करती हैं, अपना काम अच्छे से करती हैं और उसका डायरेक्शन क्या रहता है, अगेंस्ट होता हुआ भी किस डायरेक्शन में हो जाता है, सराउंडिंग मीडियम से वाटर कहाँ जाता है, उसकी सेल्स के अंदर ही जाता है, यानी वो ऑब्जॉर्ब ही करती हैं वाटर को, भले कंडीशन जो भी हो वहाँ की, सैलिनिटी ज़्यादा हो या जो भी, क्या करेंगी वो ऑब्जॉर्ब भी करेंगी। स्पेशल मैकेनिज्म होता है इसका भी, जिसकी डिटेल स्टडी तो फिर फर्दर क्लासेस में होगी। बाकी स्पेशल एबिलिटी होती है हेलोफाइट्स की कि वो इस कंडीशन में भी जहाँ होना तो क्या चाहिए था कि वाटर सेल से बाहर निकल के चला जाता सराउंडिंग मीडियम में, सॉइल में, इस कंडीशन में भी वो क्या कर रही हैं, अब्जॉर्ब करने के कैपेबल हैं उस वाटर को। तो ये एबिलिटी होती है हेलोफाइट्स में स्पेशल।